डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने पिछली वीडियो में महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था। महाराणा प्रताप का आरंभिक जीवन, फिर राणा प्रताप का जो अकबर के साथ मेवाड़ के मुगलों के साथ क्या संबंध रहे महाराणा प्रताप के समय में, और अकबर द्वारा जो राणा प्रताप के को जो भेजे गए थे शिष्टमंडल, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम महाराणा प्रताप के बारे में आगे बढ़ें, हम जो हमारा डेली अनाउंसमेंट है वो ये है कि कोविड-19 की जो महामारी है उसको ध्यान में रखते हुए अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना आवश्यक ही हो तो फिर मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, जो कि नाक और चेहरे को अच्छी तरह से ढक ले। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोप का प्रयोग करें, हाथ समय समय पर धोते रहें। और ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस जो समय समय पर जारी होती हैं उनका पालन करते रहें, और जहाँ पर भी जाएँ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते रहें। तो इस तरह हम इस महामारी को कंट्रोल में रख पाएंगे। तो हम अपने टॉपिक की ओर वापस चलते हैं। यह है महाराणा प्रताप, जो पार्ट 2। हम आगे इसको ले चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को हुआ था। अब आपको जैसा कि पहले हमने देखा था कि महाराणा प्रताप ने अकबर की जो बातें हैं, अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो महाराणा प्रताप को ये तय ही था कि ये अब युद्ध होने ही वाला है, और अकबर की जो साम्राज्यवादी नीति थी वो भी इसके लिए जिम्मेदार थी। वो अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध और सैनिक अभियान दोनों ही तरीके से उसने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। तो इस तरह से इसके परिणाम के रूप में हल्दी घाटी का युद्ध सामने आया। प्रताप ने हल्दी युद्ध किस तरह से हुआ। प्रताप ने जब अकबर की एक भी बात नहीं मानी तो वह समझ गया कि अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण होगा ही होगा, अवश्यंभावी है। इस को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप ने पूंजा नाम के भील नेता को ये मेवाड़ के सुरक्षा प्रबंध का कार्य सौंपा। सेना की स्थिति जो थी वो थी कि ख्यातों के अनुसार मानसिंह के पास 80,000 सैनिक और प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। लेकिन मुहम्मद नरसी के अनुसार मानसिंह के पास 40,000 सैनिक और प्रताप के पास 9-10,000 सैनिक थे। और युद्ध में जो उपस्थित था इतिहासकार बदायूनी, इसके अनुसार मानसिंह की सेना में 5,000 तथा प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार थे। ऐसा अबुल फजल और बदायूनी की अनुसार 3 अप्रैल 1576 के करीब मानसिंह अजमेर से रवाना होकर मांडलगढ़, मोही आदि जगहों से गुजरता हुआ खमनौर, जो कि राजसमंद में है, खमनौर के पास मोलेला नामक गांव में उसने अपना डेरा डाला। प्रताप ने भी लोहसिंह गांव में अपना डेरा डाला। अकबर की ओर से जो सेना नायक था, सेनापति, वो मानसिंह था, और राणा प्रताप की ओर से जो सेनापति था वो पठान हकीम खां सूर था। अब 18 जून 1576 को प्रातः इन सब में युद्ध हुआ।
और ये इसका जो पहला वार है वो राजपूतों ने किया और वो बहुत ही भयानक वार था। मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। उसके बाद रक्त तलाई में दोनों पक्ष फिर से लड़ने लगे, भयानक युद्ध होने लगा। इसके बाद थोड़ा सा युद्ध चला ही था कि महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा था चेतक, वो घायल हो गया और महाराणा ने अपने इस घोड़े का अंतिम संस्कार किया। बलीचा गांव में आज भी चेतक की समाधि मौजूद है। इसके बाद प्रताप को दूसरा घोड़ा लेना पड़ा। इसके बाद हाथी युद्ध हुआ और हाथी युद्ध में मुगल सेना मजबूत सिद्ध हुई और ये जो राजपूत सेना थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने लगी। तो आगे ये युद्ध होने लगा। ये युद्ध दरअसल अनिर्णित रहा। राणा प्रताप को अकबर पकड़ न सका, किंतु उसके भाग पर अस्थायी रूप से अधिकार जरूर कर लिया। अब कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। थर्मोपल्ली इसलिए कहा जाता है कि थर्मोपल्ली का युद्ध फारस और यूनान के मध्य 480 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये लड़ा गया था जरक्सस और लियोनिडस के नाम के सेनापतियों के मध्य लड़ा गया था। लियोनिडस और उसके साथियों ने बहुत एक्सेप्शनल, बहुत ही वीरता का परिचय दिया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो राजपूत सेना की भी इस अपूर्व वीरता के कारण हल्दी घाटी का युद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली तथा प्रत्येक नगर के लड़ाके को लियोनिडस कहा है। तो इस प्रकार ये युद्ध हल्दी घाटी से संबंधित कुछ तथ्य, इसको गोगुंदा का युद्ध, खमनौर का युद्ध और कहा जाता है मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें जो इतिहासकार उपस्थित था वो बदायूनी था। राणा का जो सेनानायक था वो हकीम का खां सूर हरावल दस्ते में, और मुगल सेनानायक मानसिंह। इसके बाद मुख्य उसके घोड़े का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था तथा जो मानसिंह का हाथी था उसका नाम था मर्दाना। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या क्या होता है अगली स्लाइड में देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद 13 अक्टूबर 1576 में अकबर स्वयं गोगुंदा की ओर आता है और इसमें दोनों पक्ष मानते हैं कि उनकी विजय हुई है। इसके बाद अकबर ने अक्टूबर 1577 में शाहबाज खान के नेतृत्व में राणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाही सेना भेजी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फिर इसके बाद भी उसने आक्रमण किया, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाया। इसके बाद कुंभलगढ़ का युद्ध, कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। अब ये जो दिन थे वो महाराणा प्रताप के संघर्ष के दिन थे। वो
इधर से उधर भटक रहा था और काफ़ी दयनीय स्थिति में रह रहा था। एक शासक को ऐसा संघर्ष करते हुए देख चूलिया ग्राम में उसका मंत्री भामाशाह मिला और अपनी निजी संपत्ति से उस मंत्री ने भामाशाह ने राणा प्रताप को आर्थिक सहायता प्रदान की। इससे ये संपत्ति बहुत सारी थी जो लंबे समय तक सेना का निर्वाह कर सकती थी। यही कारण है कि आज भी जब किसी दानवीर का नाम आता है तो उसमें भामाशाह का नाम प्रमुख रूप से उसको भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि भामाशाह ने एक दान का शानदार उदाहरण दिया था। मेवाड़ का उद्धारक भी भामाशाह को कहा जाता है अपने इस दान के कारण। इसके बाद जो दिबेर का जो संघर्ष हुआ लगभग 1582 ईस्वी में, अमर काव्य के अनुसार 1582 ईस्वी में राणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिबेर जो कुंभलगढ़ वाला क्षेत्र है उस पर आक्रमण किया। वहाँ का सूबेदार अकबर का काका सुल्तान खां था। जब कुंवर अमर सिंह ने अपना भाला उस सुल्तान पर मारा तो वो भाला शेरी उस सुल्तान खां के लोहे के टोप को चीरते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गया। इतना भयानक आक्रमण देखकर बाकी की जो मुगल सेना है वो भाग खड़ी हुई। इस युद्ध में मेवाड़ की अच्छी सफलता हुई और इस युद्ध के बाद शेष जगहों से भी मुगल सेना को भगा दिया गया और इस कारण इससे अपने जो मेवाड़ के उसने बहुत सारे क्षेत्र मुगल प्रभाव से मुक्त करा दिए। तो अमर सिंह ने महाराणा प्रताप और अमर सिंह ने मिलकर इस युद्ध को किया और जो मेवाड़ के जो क्षेत्र थे उसको मुगल प्रभाव से मुक्त कराया गया। तो इस कारण से मेवाड़ को राजपूताना में प्रतिष्ठा भी मिली और कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को प्रताप की गौरव का प्रतीक माना और मैराथन की संज्ञा दी। दिबेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अब मैराथन क्या कहलाता है? यह युद्ध फारसी सेना नायक हिप्पियस और एथेंस के सेना नायक मिल्टिएड्स के मध्य 490 ईसा पूर्व में यूनान के माराथन नामक स्थान पर हुआ था। एथेंस ने जब स्पार्टा से सहायता मांगी तो धार्मिक अनुष्ठान में वो स्पार्टा व्यस्त था, तो एथेंस की सेना ने अकेले ही माराथन की ओर प्रस्थान किया और केवल 10,000 सैनिकों के बल पर इस युद्ध को जीत लिया। तो इस प्रतिष्ठा के बल पर एथेंस साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये क्योंकि जो महत्व एथेंस के लिए मैराथन का था, उसी तरह दिबेर युद्ध का जो महत्व था वो मेवाड़ के लिए था। तो यही कारण है कि दिबेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। अब इसके बाद महाराणा प्रताप की अंतिम दिन 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया। राणा ने पहले कुंभलगढ़ को, उसके बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाया। उसने वहाँ पर अनेक महलों और मंदिरों का निर्माण करवाया। फिर पाँव में कोई चोट लगने से राणा प्रताप अस्वस्थ हो गया और 1597 ईस्वी में लगभग 57 वर्ष यानी 9 महीने 56 वर्ष की आयु में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास जो बांडोली गांव है वहाँ पर राणा प्रताप की एक छतरी है और महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी भी कहा जाता है। अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रियता के कारण महाराणा प्रताप का नाम आज भी आदर से लिया जाता है पूरे भारत में।
तो इस तरह अपना महाराणा प्रताप वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। जो अगला टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू सो मच।